हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। इस सब्जेक्ट के बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे इसे सोम, मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एट्सेट्रा नामों से जाना जाता है। और ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके आने वाले सेमेस्टर्स के कुछ सब्जेक्ट्सों में। यदि एक सब्जेक्ट का मैं नाम आपको बताऊं कि मशीन डिज़ाइन के नाम से हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है, तो बेसिकली मशीन डिज़ाइन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड सोम। मतलब मैकेनिक्स और सोम का कुछ पार्ट मिला दिया जाए, कुछ पार्ट मिला दिया जाए तो आपकी मशीन डिज़ाइन बन जाती है। और मशीन डिज़ाइन अपने आप में एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसके लिए इसकी दोनों की नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स के आज पहली यूनिट की। और सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे तो 5 यूनिट होती हैं सिलेबस में, लेकिन उसमें भी हम यूनिट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है प्रेशर वेसल्स। प्रेशर वेसल्स या थिन और थिक्स शेल्स के नाम से भी इस यूनिट को जाना जाता है। तो जैसा कि नाम आपको बता रहा है कि प्रेशर वेसल्स मतलब ऐसे वेसल्स जिनमें फ्लूइड्स को प्रेशराइज करके भरा जाता है। जो आपने कंटेनर्स देखे होंगे जिनके द्वारा ये ऑयल, पेट्रोल ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब प्रेशर वेसल्स ही होते हैं। इनफैक्ट मिल्क वैन भी एक प्रेशर वेसल ही है। आपके घर में प्रेशर कुकर भी एक प्रेशर वेसल है। तो इन सभी प्रेशर वेसल्स को जिनको थिन और थिक शेल में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है और किस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है और ये किस किस शेप के हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर वेसल्स थिन एंड थिक शेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए जो आपको बेस्ट बुक मिलेगी वो R.K. राजपूत और ये एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में आपको इसकी यूनिट नंबर 1 जिसमें 3D स्ट्रेसेस हैं वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको उस यूनिट का पूरा जो भी समरी होगा वो दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन प्रेशर वेसल्स को बनाया कैसे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो लोहे की शीट्स अवेलेबल होती हैं, जो इस फॉर्म में होती हैं। इनके साइज़ अलग अलग होते हैं। ये 8 फीट में भी होती है, 8x4, 8x3, 6x4, 6x3। तो ये हमारे पास एक शीट अवेलेबल होती है, जो इसकी थिकनेस T मान लेते हैं हम। अब इस शीट को हम रोलिंग मशीन में कैसे जाती है और कैसे ये प्रेशर वेसल बनता है, इसको समझिए आज। ये आपके 2 रोलर हैं, सिलेंड्रिकल रोलर, और ये ऊपर से एक रोलर है। इनके बीच में शीट को इस प्रकार से दिया जाता है और इस वाले सिलेंडर से इस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो पहली बार में थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगी, फिर अगली बार में ऐसे बनेगी, और कुछ समय बाद ये इस प्रकार का आपको पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक प्रेशर वेसल मिल जाएगा। और इसका साइड व्यू आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो यदि हम इस साइड व्यू की बात करें तो जो शीट थी, अब उसकी जो थिकनेस है वो आमने सामने टक्कर पे होगी, इस प्रकार से होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इन प्रेशर वेसल्स की सबसे इंपॉर्टेंट होती है वेल्डिंग। अब वेल्डिंग कैसे की जाती है, ध्यान से समझिए। ये जो थिकनेस है, इसके यहाँ पर हम चैम्फरिंग करते हैं। सभी स्टूडेंट चैम्फरिंग जानते हैं। चैम्फरिंग का मतलब होता है 45 डिग्री पर एंगल लेकर के और उसको पोर्शन को काट देना। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन कट जाता है। अब हमारे पास पूरी लंबी अलोंग द लेंथ एक वी ग्रूव मिल जाता है हमें। इस वी ग्रूव में हम वेल्डिंग करते हैं। पहली लाइन वेल्डिंग की जाती है, फिर उसको हम चिपिंग हैमर से उसके ऊपर जो स्लज फॉर्मेशन होता है उसको हम हटा देते हैं। फिर एक लोहे का ब्रश होता है, उससे हम उसको रब करते हैं, जिससे कि उसके ऊपर की सारी इम्प्योरिटीज हट जाए। फिर नेक्स्ट लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, और इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार की वेल्डिंग क्रिएट हो जाती है। इस प्रकार की वेल्डिंग क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि इसके अंदर हाई प्रेशर फ्लूइड भरा हुआ होता है।
क्योंकि यदि ये वेल्डिंग कमजोर हो गई, इसमें एयर बबल्स चले गए, क्योंकि इस वेल्डिंग को करने के बाद इसकी एक्सरे टेस्टिंग भी होती है। और आपको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूँ कि जितने भी प्रेशर वेसल बनाने की कंपनीज होती हैं उन्हें एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करा करके अपनी रिपोर्ट को लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो किसी भी प्रेशर वेसल को किसी दूसरी कंपनी को बेच नहीं सकते बिना उस अप्रूवल के। तो ये आपका इसीलिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यदि इसमें कोई एयर बबल रह गया तो वो जहाँ वहाँ पर प्रेशर मतलब आपकी वेल्डिंग वहाँ पर स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, और जो अंदर का फ्लूइड होगा वो उसी पोर्शन को बार बार स्ट्रेस के द्वारा हिट करने की कोशिश करेगा और बस्ट होने की संभावना बढ़ जाएंगी। ये वर्ड याद रखिएगा, बस्ट, क्योंकि आगे आने वाले जो हमें डेरिवेशंस करने हैं उनमें इस शब्द के द्वारा ही हमें अपने डेरिवेशंस को आगे बढ़ाना है। चलिए, तो जब आपका ये साइड व्यू बन गया तो इसके अंदर की इंटरनल डायमीटर d हो गई और इसकी शीट की थिकनेस t हो गई। तो यदि हम इस रेशो T/D रेशो के अकॉर्डिंगली इसका क्लासिफिकेशन करें प्रेशर वेसल का, तो यदि T/D की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/20 है, मतलब उसकी थिकनेस डायमीटर के 20th पार्ट से कम है या उसके बराबर है, तो थिन शेल कहलाए जाएंगे। और यदि T/D की रेशो ग्रेटर देन 1/20 है तो उसे हम थिक शेल कहेंगे। ये दोनों ही हमारे कोर्स में है, डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं थिन शेल्स। अब थिन शेल मतलब जो कि नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर प्रेशर का जो वैल्यू होती है वो थोड़ी लो रहती है। मतलब यदि आपका प्रेशर 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 250 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है तो आप थिन शेल को यूज़ कर सकते हैं, थिन प्रेशर वेसल्स को यूज़ कर सकते हैं। और यदि इससे ज़्यादा प्रेशर आपका है तो आपको थिक शेल पर जाना पड़ेगा। चलिए, थिक शेल जब आप आगे आएगा तो उसे बाद में डिस्कशन करेंगे। अब थिन शेल में भी अकॉर्डिंग टू द शेप दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, नंबर 1 सिलेंड्रिकल एंड नंबर 2 स्फेरिकल। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी थिन शेल से और उसमें भी सिलेंड्रिकल से हम शुरुआत करेंगे, और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आप आगे की चीज़ें समझेंगे। अब इन शेल को जब इंटरनल फ्लूइड से प्रेशराइज फ्लूइड से भरा जाता है तो इनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेस डेवलप होती है। इसके अंदर 3 तरीके की स्ट्रेस डेवलप होती हैं। नंबर 1 सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, जिसे हम हूप स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, और इसे सिग्मा सी और सिग्मा एच दोनों से ही डिनोट किया जाता है, सिग्मा सफिक्स सी और सिग्मा सफिक्स एच। नेक्स्ट है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा एल से डिनोट करते हैं, और रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर। अब ये तीनों स्ट्रेस कैसे कैसे काम करती हैं, यदि हम इसी डायग्राम पे देखें कि कौन सी स्ट्रेस कहाँ पर काम करेगी, तो इस सर्कमफेरेंस के टेंजेंशियल जो स्ट्रेस काम करेगी वो आपकी सिग्मा सी या सिग्मा एच होगी। हमें इस सिलेंडर का केवल साइड व्यू नजर आ रहा है। यदि हम इसको डायग्राम को इस प्रकार से बनाए तो ये सिलेंड्रिकल कुछ ऐसा नजर आएगा। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ये आपको सिग्मा एल काम करेगी, और तीसरी अलोंग द रेडियस रेडियल डायरेक्शन में ये यहाँ पर आपकी सिग्मा आर काम करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एज द टी इज लेस देन इक्वल टू D/20, मतलब थिन शेल में क्योंकि थिकनेस कम होती है उसकी वजह से रेडियल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉल हो जाती है। तो हम थिन शेल के अंदर केवल 2 स्ट्रेसेस को ही कंसिडर करेंगे, इसको हम सिग्मा आर को नेगेट करेंगे, और हमारा केवल इस चैप्टर में जो थिन शेल पढ़ेंगे तो थिन शेल में हम सिग्मा सी और सिग्मा एच को, वो सिग्मा एल को यूज करेंगे और सिग्मा आर नेगलेक्ट मान करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहली स्ट्रेस को समझेंगे, सिग्मा सी या सिग्मा एच, जिसे हम सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस कहते हैं। तो बेसिकली जब इंटरनल फ्लूइड भर दिया जाता है तो मैंने इसका हाफ सेक्शन दिखाया आपको कि ये आपका सिलेंडर है, इसमें फ्लूइड भर दिया है आपने, लेकिन इसकी सरकमफ्रेंस पर देखने के लिए मुझे इसे कहीं ना कहीं से कट करना पड़ेगा। तो मैंने इसके ऊपर वाले हाफ पोर्शन को आपको मिटा करके और ये आधा पोर्शन ही दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी वो सरकमफेरेंस पे होगी और उसे दिखाने के लिए मुझे इसको कट सेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये आपका कट सेक्शन है आपके सिलेंडर का। इसमें इंटरनल फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर काम कर रहा है, जो इसको बस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा हर समय। ये सिग्मा सी डेवलप हो रही है। सिग्मा सी ऐसा नहीं है कि इसी पर डेवलप होगी, ये भी सरकमफेरेंस का हिस्सा है। यहाँ पर भी सिग्मा सी डेवलप होगी हर पोर्शन पे, जितने भी ये एरोज नजर आ रहे हैं आपको। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी डायमीटर है। अब हमारा कोई भी कंटेनर या कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है कि जब उसको बस्ट करने वाली फोर्स उसके रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर हो। यदि ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये फट जाएगा सिलेंडर, और यदि ये फोर्स इस फोर्स से रेजिस्टिंग फोर्स से हमेशा कम रहा या इक्वल टू हुआ तो हमारा ये जो भी कंटेनर है वो बचा रहेगा। तो यही एक लॉजिक काम करेगा इसमें सारी की सारी स्ट्रेसेस को निकालने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बस्टिंग फोर्स, इसे पूरे सिलेंडर को बस्ट करने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? P इंटू, अब यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे वो देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया जो लिया हुआ है वो dl लिया हुआ है, जबकि हर स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि ये तो पूरा एरिया ये है, ये तो π/4 d² होना चाहिए। लेकिन आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, कि कहीं पर भी यदि कर्व्ड सरफेस आ जाती है, ये आपकी पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस है, तो वहां पर हम कौन सा एरिया लेते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। और यदि आप प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पर देखेंगे तो यदि ऊपर से इसको देखेंगे तो आपको ये रेक्टेंगुलर पोर्शन नजर आएगा जिसकी चौड़ाई d होगी और लंबाई l होगी। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। और क्यों लिया जाता है? जहां पर कर्व्ड सरफेस आ जाती है। और मैक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया लिया हमने, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो ये डायमीटर कम होगी, इसके ऊपर जाएंगे तो भी डायमीटर कम होगी। तो हमने इस एरिया को मैक्सिमम क्यों लेना पड़ा? क्योंकि मैक्सिमम फोर्स कंसीडर करना है। प्रेशर को मैक्सिमम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स डेवलप होगा, और मैक्सिमम बस्टिंग फोर्स को हम न्यूट्रलाइज करेंगे रेजिस्टिंग फोर्स से, तो हमें अपने सिलेंडर के लिए स्ट्रेस पता चल जाएगी कि हमारे सिलेंडर में सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम कितनी डेवलप हो रही है। अब देखिए रेजिस्ट कौन कर रहा है इसको? सिग्मा सी इसको यहाँ पर डेवलप हो रही है। अब उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स बनेगा। अब ये लाइन जो लिखी हुई है, ये बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, TL प्लस TL। क्यों? यहाँ की स्थिति समझने की कोशिश करिए। ये है थिकनेस और ये है लंबाई। यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा, जो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो यहाँ पर रेजिस्ट कितना होगा? इतनी थिकनेस के द्वारा यहाँ पर और इतनी थिकनेस के द्वारा यहाँ पर। तो TL ये और TL ये, क्योंकि दोनों जगह पर आपकी सिग्मा सी डेवलप हो रही है, तो टोटल सिग्मा सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा TL प्लस TL, तो 2TL। यदि आप देखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा सी बराबर PD/2T। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को कैसे निकालते हैं उसके लिए। दूसरी हमारी जो स्ट्रेस है वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसको हम सिग्मा एल से डिनोट करते हैं, और डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि ये अलोंग द एक्सिस काम करती है, तो हमें इसका
सिलेंडर का फ्रंट व्यू लेना पड़ेगा। और सपोज यहाँ पर हमने इस सिलेंडर को इस प्रकार से एक प्लेट के द्वारा बंद कर दिया। यदि हम इसको मिडिल में से देखें तो इधर इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो फिर से बस्टिंग फोर्स बराबर रेजिस्टिंग फोर्स, यही हमें इस कंटेनर को बचाने के लिए काम करेगा यही लॉजिक, क्योंकि सिग्मा एक्स बराबर 0 मान लीजिए, या रेजिस्टिंग फोर्स जो फोर्स उसे बस्ट कर रहा है उसको रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर कर दीजिए, बात एक ही। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बस्टिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स। बस्टिंग फोर्स कौन सा काम कर रहा है, P, और यदि आप इसे साइड से देखेंगे ऐसे तो ये जो पूरा का पूरा फ्लूइड का प्रेशर है ये इतने पोर्शन पे काम कर रहा होगा, सर्कुलर पोर्शन पे, तो इसका एरिया कितना हो गया, π/4 d स्क्वायर। तो P इंटू π/4 d स्क्वायर बराबर सिग्मा L इंटू पाई डी, मतलब उसकी पूरी सर्कमफेरेंस इंटू T। ये लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सा बच्चों को सोचना पड़ता है कि कहीं पे कुछ लगा देते हैं, कहीं पे कुछ लगा देते हैं, क्या है ये। अब इसको समझिए बेटा, आप ये समझिए कि ये कंटेनर है और इसके साइड में मैंने जो ये कंटेनर के साइड में एक प्लेट लगाई है, इस प्लेट इसका एरिया क्यों लिया गया, मतलब ये एरिया है कौन सा, बेसिकली ये एरिया है इस प्लेट का सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। यही एरिया, तो क्योंकि ये फ्लूइड तो जाकर के इस पे टकरा रहा है, ये इसको बस्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये एरिया ही इसमें रोल प्ले करेगा। कौन सा, पाई डी या सर्कमफेरेंस 2πr इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट, ये वाली प्लेट, ये जो साइड में लगाई है हमने। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, लॉजिकली सोचिएगा सब लोग। सपोज मैं एक गिलास बना लेता हूं कागज का, यही कागज ले लिया मैंने, शीट ले ली और इसका गिलास बना दिया, नीचे भी लगा दिया। अब इसमें मैंने पानी भर दिया, ये कितनी देर तक इसे रोक सकता है, इस पोर्शन को कितनी देर तक रोक सकता है, जब तक वो कागज नहीं गलेगा। अब इस पोर्शन पे मैंने थोड़ा सा और मोटा कागज लगा दिया, सपोज 5-6 लेयर का लगा दिया, तो वो टाइम देखिएगा आप, तो और ज़्यादा देर तक रोक सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो इसके अंदर का फ्लूइड का प्रेशर है वो यहाँ पर लगी हुई जो जितनी उसकी थिकनेस है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब उस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो थिकनेस वाली प्लेट आपने लगाई है, तो हमें कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, जिस एरिया पर सिग्मा एल के द्वारा फोर्स या बस्टिंग फोर्स काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये हमने पाई डी सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, क्योंकि ये सारा का सारा प्रेशर जिसके द्वारा जितना फोर्स डेवलप हो रहा है वो इस प्लेट पर आ रहा है। तो यहाँ से हमारा एक सिग्मा एल का फॉर्मूला जनरेट हो गया, पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो सिग्मा एल बराबर हमारे पास आ गया PD/4T। तो ये हमारे पास सिग्मा एल की वैल्यू आ गई, सिग्मा सी की वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि सिग्मा आर होती है वैसे तो, लेकिन थिन शेल के अंदर रेडियल स्ट्रेस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि थिकनेस बहुत कम होती है।
दो छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ेंगे हम आज इस लेक्चर में, जिसमें से नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक्सिमम shear स्ट्रेस। वैसे तो shear स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं, लेकिन मैक्स की बात कर रहे हैं तो टाउ मैक्स। तो जो बच्चे डिप्लोमा करके इस लेक्चर को देख रहे हैं वो बच्चे मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं और उससे हम मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? वैसे आप इसी सिलेबस में पहली जो यूनिट है वहाँ पर कंपाउंड स्ट्रेसेस में इस फॉर्मूले को दोबारा भी पढ़ेंगे। और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है तो वो पहली यूनिट में इसको जरूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी फॉर्मूला देख लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है। टाउ का फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है शीयर स्ट्रेस का। अब आप देखेंगे कि यदि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 कितने डिग्री पर? साइन 90 डिग्री पर। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस डेवलप होती है वो 45 डिग्री पर के प्लेन पर होती है। चलिए इसे डिटेल में फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया टाउ मैक्स का, वो फॉर्मूला जनरेट हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, क्योंकि साइन 2 थीटा तो हो गया हमारा 1। अब हमारे पास थिन शेल में केवल 2 स्ट्रेस है। कौन कौन सी? सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सिग्मा सी और सिग्मा एल को यहाँ पर वैल्यू के साथ में लिख लें तो उनके बीच में एक रिलेशन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे सिग्मा सी बराबर था हमारा पी डी अपॉन 2t, सिग्मा एल था हमारा पी डी अपॉन 4t। यदि हम सिग्मा सी की बात करें तो सिग्मा सी बराबर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पी डी अपॉन 4t इंटू 2, या सिग्मा सी बराबर ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल। मतलब जो हमारी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की डबल होती है। तो इसी चीज को यदि मैं यूज कर लूं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्मा सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 सिग्मा एल माइनस सिग्मा एल अपॉन 2। तो मेरा फॉर्मूला हो गया सिग्मा एल अपॉन 2, या पी डी अपॉन 4t अपॉन 2, या पी डी अपॉन 8t। तो टाउ मैक्स का ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया तीसरा, कि कितना हो गया? पी डी अपॉन 8t। अब इन 3 फॉर्मूलों को याद करने की भी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको साथ साथ। इन्हें सीक्वेंस में याद रखिएगा बस। पहले सिग्मा सी, फिर सिग्मा एल और फिर टाउ मैक्स। सब में पी डी अपॉन टी तो आना ही है, ये सब में आना है। लेकिन यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 की पावर 2, यहाँ पे 1/2 की पावर 3। दैट्स ऑल। याद कर लीजिए, हमेशा याद रहेगा यदि ये सीक्वेंस याद रहेगा तो। चलिए और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिजाइन। जो बच्चे डिप्लोमा करके इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो पहले से जानते होंगे कि जिस भी मटेरियल का कोई कंटेनर बनाया जाता है उस मटेरियल की अपनी एक अलाउएबल परमिसिबल स्ट्रेस होती है। मतलब कि वो मटेरियल कितनी स्ट्रेस को बियर कर सकता है, झेल सकता है, मतलब कितनी स्ट्रेस तक वो बस्ट नहीं होगा। तो हमारे पास डिजाइनिंग में कैसे इसको यूज करेंगे हम? मतलब सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि जिस मटेरियल का बना होगा उसकी क्या होगी हमें पता, परमिसिबल स्ट्रेस। जिसे हम टेंशन की बात करें तो सिग्मा टी लेते हैं और कंप्रेशन की बात करें तो सिग्मा सी लेते हैं। अब ये हमें
अकॉर्डिंग टू द मटेरियल पता है। अब हमारे पास किसी व्यक्ति ने कोई हमें ऑर्डर मिला, सपोज हम प्रैक्टिकल बात करते हैं बेटा थोड़ी सी, कि हमें एक ऑर्डर मिला और उसमें हमें प्रेशर दे रखा है। उसने कहा कि मुझे इतना प्रेशर चाहिए जो बियर कर सके जो कंटेनर में बनवाना चाहता हूँ आपसे, और डायमीटर इतनी चाहिए। आपने ऑर्डर ले लिया। अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया कि कितनी थिकनेस की शीट मार्केट से परचेज करके लाऊं जो कि ये कंटेनर बनाने की मैं कोशिश करूं। देखिए फिर से लॉजिक वही लगेगा जो बस्टिंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स है। यदि थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो हमारे पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेस किसी भी प्रेशर वेसल में जनरेट हो रही है वो कौन सी हो रही है? सिग्मा सी। तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, यदि उसकी वैल्यू, मतलब मैं यहां लिख रहा हूं फॉर नो फेलियर, जो सबसे बड़ी स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू परमिसिबल, मतलब मेटेरियल की परमिसिबल स्ट्रेस से कम हो, तो ये कंटेनर जो हम बनाएंगे वो हमेशा सेफ रहेगा। तो इसकी जगह यदि मैंने क्या लिख दिया इसका फॉर्मूला, PD अपॉन 2T लेस देन इक्वल टू सिग्मा T, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि T इज ग्रेटर देन इक्वल टू PD अपॉन 2 सिग्मा T। ये यहां चला गया, T इधर चला गया, तो ग्रेटर वाला साइन आ जाएगा T के लिए। तो मुझे ये पता चल गया कि प्रेशर पता है, दे दिया पार्टी ने पहले ही जिसने मुझे ऑर्डर दिया। डायमीटर पता है मुझे, उन्होंने कहा इतनी डायमीटर का चाहिए। मटेरियल उन्होंने बता दिया कि मुझे इस मटेरियल में चाहिए, तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंगली डिजाइन टेबल से मुझे सिग्मा टी मिल गई। इस पूरी की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब सपोज टी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल के आती है 10.3 मिलीमीटर, तो हम 10.3 नहीं लेंगे, हम इसमें थोड़ा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज कर लेंगे, जिससे कि हमारा कंटेनर इन फ्यूचर कभी भी थोड़ा ज्यादा प्रेशर को भी झेल पाए। और इन चीजों के नॉर्म्स होते हैं, तो जो भी मार्केट में इससे अगला साइज अवेलेबल होगा, सपोज अगला साइज अवेलेबल हमारा 12 mm, तो हम 12 mm की शीट लेकर के इस प्रेशर वेसल को बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों का डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम थिन शेल को ख़त्म कर देंगे, और मुझे लगता है कि ये पूरी यूनिट 5 से 6 लेक्चर में ख़त्म होगी। बहुत जल्द मैं आपके लिए हीट एंड मास ट्रांसफ़र की भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।